Hi dear student, today I will discuss about एनिमल किंगडम। किंगडम एनिमैलिया के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ये अपने माइंड में मेकअप कर लें कि किंगडम एनिमैलिया में क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग सभी जान रहे हैं कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे अर्थ पर एनिमल्स पाए जा रहे हैं, एनिमल्स बिखरे हुए हैं। अब जितने भी एनिमल्स हमारे पृथ्वी पर हैं या हमारी धरती पर हैं, वो सारे एनिमल्स को हम लोग किंगडम एनिमैलिया में रखे हैं। कहने का मतलब ये है कि यूनिसेलुलर प्रोटोजोआन से लेकर के हाईली डेवलप्ड मल्टी सेलुलर मैमल्स तक का स्टडी हम एनिमल किंगडम में करेंगे। सारे के सारे एनिमल्स हैं। ये भी हम लोगों को पता है कि लगभग 10 लाख स्पीशीज, 10 लाख जातियां पूरे संसार में एनिमल्स की हैं और हम लोग बहुत सारे एनिमल्स के बारे में जानते हैं, कुछ के बारे में नहीं जानते। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि एनिमल किंगडम को कितने मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और उसमें कितने फाइला हैं। हम पहले जिक्र कर चुके हैं, लगभग 10 लाख जातियां पूरे संसार में पाई जा रही हैं। अब उन्हीं जातियों को हम लोग अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग फाइलम में देखते हैं। इस लेक्चर में ये देखेंगे कि कौन फाइलम का टर्म किसके द्वारा दिया गया है, उसमें लगभग कितनी जातियां हैं और उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। एनिमल किंगडम को हम यहाँ पर 3 सब किंगडम में डिवाइड कर रहे हैं आपके समझने के लिए। और इसमें 3 जो सब किंगडम है वो है प्रोटोजोआ, पैराजोआ, मेटाजोआ। अब हम एक एक का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे हम डिवाइड करेंगे कि कौन सा प्रोटोजोआ है, कौन पैराजोआ है, कौन मेटाजोआ है। सबसे पहले हम आ जा रहे हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआन, प्रोटोजोआ टर्म सबसे पहले गोल्डफस्ट ने 1818 में दिया था। प्रोटोजोआ टर्म एक ग्रीक वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलकर बना है। प्रोटोस मीन्स होता है प्रिमिटिव यानी फर्स्ट, और जून मीन्स होता है एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो सबसे पहले इवॉल्व हुए, सबसे पहले पृथ्वी पर आए, उनको हम लोग प्रोटोजोआन कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये सबसे पहले पृथ्वी पर आए तो उसमें उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी उसी तरह का प्रिमिटिव टाइप का होगा, बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होगी। तो इसलिए यहां कहना चाहेंगे कि जितने भी प्रोटोजोआन होते हैं सब यूनिसेलर होते हैं, सब एक कोशिका के बने हुए होते हैं। केवल एक ही सेल के में इनके बॉडी की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। तो हम सभी लोगों को पता है कि सेल के अंदर जो मेन कंपोनेंट है, सेल का जो मेन कंपोनेंट है वो प्रोटोप्लाज्म है। इसलिए इनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इनकी बॉडी की सारी एक्टिविटीज उसी प्रोटोप्लाज्म से परफॉर्म कराई जाएंगी। जैसे कि इनका लोकोमोशन हुआ, इनका रिप्रोडक्शन हुआ, इनका न्यूट्रिशन हुआ, ये सारी चीजें उसी प्रोटोप्लाज्म से होंगी, उसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर होंगी। ना तो इनमें कोई टिश्यू होता है, ना ही कोई ऑर्गन होता है, ना ही कोई सिस्टम होता है। यानी ये टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम इन सब से रहित होते हैं, यानी इन सब की लैकिंग होती है इनकी बॉडी में। ये सब कुछ नहीं होता है, नेचर ने इनको एक ही सेल का बनाया है और उसी सेल में इनके बॉडी की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। जाहिर सी बात है, जब ये एक सेल के हैं तो माइक्रोस्कोपिक होंगे। एक आध एक्सेप्शन को छोड़कर कोई भी प्रोटोजोआ हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। किसी भी प्रोटोजोआ को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी।
हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटोजोआ, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा है, इन सबको हम छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं, तो हम इनके बारे में जानते हैं और इन सबको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। अब अगर इनके हम फूड हैबिट की बात करें तो ये लगभग हर फूड हैबिट में पाए जाते हैं, यानी फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं और सैप्रोफाइटिक भी होते हैं। फ्री लिविंग की बात करें तो आपका पैरामीशियम है, आपका यूग्लिना है, आपका अमीबा है, ये सब फ्री लिविंग हो गए। पैरासाइट की बात करें तो ये नंबर ऑफ प्रोटोजोआन आर लिविंग एज ए पैरासाइट इन ह्यूमन एंड देयर डोमेस्टिक एनिमल्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंटअमीबा हिस्टोलिटिका हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इंटअमीबा जिंजीवैलिस हमारे मसूड़ों में पाया जाता है, ट्रिप्नोसोमा हमारे ब्लड में पाया जाता है जो स्लीपिंग सिकनेस काज करता है, प्लाज्मोडियम जो कि बहुत कॉमन है, मलेरिया काज करता है, वो हमारे ब्लड में पाया जाता है। तो इस सब तरह के प्रोटोजोआन हमारे अंदर पैरासाइट के रूप में रहते हैं, पैरासाइट की तरह रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोआन हैं जो कि सैप्रोफाइटिक यानी सड़ी गली चीजों पर या जो है रोटेन सबस्टेंसेस पर पाए जाते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। यहाँ पर कुछ जो है प्रोटोजोआन का एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ट्रिप्नोसोमा, बैलेंटिडियम, ये सब कॉमन एग्जांपल हैं प्रोटोजोआन को। तो एक हमें ये बेसिक आइडिया मिल गया कि प्रोटोजोआन क्या होते हैं। एक बात और यहाँ बताना चाहेंगे, प्रोटोजोआन जैसे कि हमने कहा सभी फूड हैबिट के होते हैं, तो उसी तरह से प्रोटोजोआन लगभग हर जगह पाए जाते हैं। ये वाटर में भी रहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं, हवा में भी रहते हैं और इसके साथ साथ सॉइल में भी रहते हैं। लगभग हर फूड हैबिट के ये होते, हर जगह ये रहते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। दूसरा सब किंगडम एनिमलिया का जो है हमारा वो है पैराजोआ। अब यहाँ पर ये समझना होगा कि पैराजोआ टर्म ओरिजिनेट कैसे हुआ और ये बीच में कहां से आ गया। अभी तक तो हम लोग यही जानते थे कि प्रोटोजोआन होंगे जो कि बहुत प्रिमिटिव टाइप के हैं और या मेटाजोआन होंगे जो बहुत वेल डेवलप्ड हैं। तो अब यहाँ पर बीच में एक और नई ब्रांच का इंट्रोडक्शन हो गया जिसको हम लोग पैराजोआ कहते हैं। पैराजोआ टर्म सोलास ने दिया था। सोलास ने कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये टर्म दिया, क्योंकि तुरंत जो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जैसे प्रोटोजोआ, आपने कहा कि प्रोटोजोआ मींस एक कोशिकीय जानवर और मेटाजोआ का मतलब बहुकोशिकीय जानवर यानी मल्टीसेलुलर एनिमल्स। अब मल्टीसेलुलर आपके पोरीफेरन भी होते हैं, यानी पोरीफेरा के जितने मेंबर हैं वो भी मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन फर्क यहां पर यह है कि जितने पोरीफेरन होते हैं किसी में टिश्यू नहीं पाया जाता है, यानी टिश्यू का फॉर्मेशन यहां पर शुरू नहीं होता है। तो अब इनको कहां रखा जाए? मल्टीसेलुलर तो हैं, बहुत सारी कोशिकाएं इनकी बॉडी में हैं, लेकिन इनमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो फिर सोलास ने कहा कि ऐसा है भैया, ये कंफ्यूजन दूर करो, ये जो प्रोटोजोआ है एक कोशिका वालों को अलग कर दो, मेटाजोआ है ये बहुकोशिकीय हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं लेकिन इनमें टिश्यू फॉर्मेशन होता है, इनको अलग कर दो। अब ये बीच में एक और हम नई ब्रांच ला देते हैं जिसको हम लोग पैराजोआ कह देते हैं, जिसमें मल्टीसेलुलर एनिमल्स तो हैं लेकिन टिश्यू का फॉर्मेशन यहां पर नहीं होता है, टिश्यू यहां पर नहीं बनता है। तो पोरीफेरन को एक नई ब्रांच में रखा गया जो कि दोनों के बीच का है, दोनों का साइड है, जिसको हम लोगों ने पैराजोआ कहा। पैराजोआ एक ग्रीक वर्ड है, पैरा मीन्स होता है साइड, जोन्स मीन्स होता है एनिमल या ऐसे एनिमल जो ना तो प्रोटोजोआन है ना ही मेटाजोआन है, ये जो है इन दोनों के बीच के हैं, इन दोनों से अलग हैं, इसलिए सोलास ने इनको पैराजोआ में रख दिया। अब हम आज आ जा रहे हैं कि पैराजोआ में जो हमारा मेन ग्रुप आया है यानी फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा टर्म की ओरिजिन कैसे हुई पहले हम ये देख लेते हैं। फाइलम पोरीफेरा टर्म लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड पोरस मींस पोर और फेरे मींस बियरर यानी पोर बियरर, हिंदी में कहें तो छिद्रधारी, छिद्रधारी, छिद्रधारी एनिमल्स यानी ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी में छेद ही छेद हो, छिद्र ही छिद्र हो। अब वो छिद्र कौन से हैं ये भी हम जान लें। इनकी बॉडी में बहुत सारे ऑस्टिया होते हैं
और एक ऑस्कुलम होता है। तो बहुत सारे ऑस्टिया से पानी इनके बॉडी में जाता है और ऑस्कुलम से पानी निकलता है। अब आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि साहब नेचर ही सबको बनाता है, नेचर ने इनको भी बनाया है, हमारी बॉडी में तो बहुत सारे छिद्र नहीं है, बहुत सारे छिद्र नहीं है, इनके बॉडी में इतने छिद्र क्यों हो गए? तो बेटा इसके लिए ये है कि जितने भी पोरिफेरन होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ये एनिमल का नेचर नहीं है कि वो फिक्स्ड रहे। एनिमल का नेचर होता है मूविंग हो। प्लांट फिक्स्ड रहते हैं, एनिमल फिक्स्ड नहीं रहते हैं। लेकिन जितने भी पोरिफेरन हैं, जितने भी पोरिफेरा के मेंबर हैं, वो कहीं ना कहीं से फिक्स्ड होते हैं, चिपके रहते हैं, ये चलते फिरते नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब ये खाना भी नहीं बना सकते ये अपना फूड का फॉर्मेशन भी नहीं कर सकते और एक जगह से दूसरे जगह जा भी नहीं सकते, तो इनको फूड कहां से मिलेगा? इनको जो है न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? इनका एक्सक्रीशन कैसे होगा? इनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा? ये सारी चीजें कैसे होगी? तो नेचर ने इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स दे दिए जिनको ऑस्टिया कहते हैं। इन ऑस्टिया से वाटर जब जाता है तो उसी वाटर करंट के साथ फूड भी चला जाता है, उसी वाटर करंट के साथ ऑक्सीजन भी चला जाता है, उसी के साथ जो है इनके जर्म प्रोडक्ट यानी स्पर्म भी चले जाते हैं और इससे जो है इनका न्यूट्रिशन हो जाता है, रेस्पिरेशन हो जाता है और रिप्रोडक्शन हो जाता है। बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बनता है वो एक्सक्रीटरी मटेरियल इनकी बॉडी से जो बाहर जो पोर निकलता है जिसको हम लोग ऑस्कुलम कहते हैं उससे निकल जाता है। तो इस वजह से एक जगह पर ये स्थित रह करके भी आराम से अपना जीवन बिताते हैं। तो इसलिए इनको नेचर ने पोर बियरर बनाया। इनकी बॉडी में पोर होता है, ये एक जगह पर फिक्स्ड होते हैं, प्लांट लाइक दिखते हैं लेकिन प्लांट नहीं होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन इनमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। इनके बॉडी के लेवल का ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इनमें सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब इनमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि पर्टिकुलर सेल पर्टिकुलर काम करेगा, यानी सेल्स का काम बटा हुआ होगा। तो इसके लिए इसमें बहुत तरह के सेल्स होते हैं। इसमें कोइनोसाइट होता है, इसमें थीसोसाइट होता है, इसमें आर्कियोसाइट होता है, इसमें नर्सिंग सेल्स होते हैं, इसमें पिनेकोसाइट्स होता है। तो ये सारे सेल्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। अब यहां पर आपको एक बात और बता दें, आपका जो आर्कियोसाइट्स होता है वो आपका टोटीपोटेंट सेल है जो कि हर काम में आ जाता है। जैसे हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स होता है वो किसी भी तरह के सेल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका जो आर्कियोसाइट है वो किसी भी तरह के सेल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए आर्कियोसाइट को टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। अब यहाँ पर हम ये देख लें कि इस टर्म को दिया किसने था। इस टर्म को ई ग्रांट ने 1836 में दिया था। इसमें लगभग टोटल 10,000 स्पीशीज पाए जाते हैं, लगभग बता रहा हूं, लगभग 10,000 स्पीशीज इसमें पाए जाते हैं। कॉमन एग्जांपल जो है इसका साइकान है, यूप्लेक्टेला है, हाइलोनेमा है, ल्यूकोसेलेनिया है, बहुत सारे स्पीशीज इसके पाए जाते हैं। लेकिन खास बात है कि सारे के सारे जानवर जो पोरिफेरम हैं वो पानी में ही पाए जाएंगे। क्यों पाए जाएंगे ये अब आप सोचिए, आप बताइए क्यों पाए जाएंगे? ये केवल पानी में ही, बाहर इनको नहीं रखा जा सकता है, हम इसको अपने घर में नहीं रख सकते हैं बाहर। आप लोगों ने सोच लिया होगा, इनको ये पानी में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इनके बॉडी की सारी एक्टिविटीज, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन सब वाटर करंट से होता है। तो जब वाटर ही नहीं रहेगा तो इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये वाटर के बाहर आने पर मर जाएंगे। तो इसलिए जितने जानवर पोरिफेरन हैं वो सब के सब वाटर में पाए जाएंगे। वो मैरीन वाटर हो सकता है या फ्रेश वाटर हो सकता है, किसी भी तरह के पानी में ये पाए जा सकते हैं। अब हम तीसरे सब किंगडम में आ जा रहे हैं। तीसरा सब किंगडम आपका मेटाजोआ। मेटाजोआ यानी वेल डेवलप्ड एनिमल्स, वेल डेवलप्ड ग्रोन्स एनिमल्स इसमें आएंगे। अब आपको अगर बेसिक डिफरेंस इन पहले के दो ग्रुप और मेटाजोआ में अगर समझना है तो वो ये आप समझ लीजिए कि पहले दो ग्रुप थे
उनमें कहीं पर भी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो जहां से टिश्यू का फॉर्मेशन शुरू हो गया वहीं से मेटाजोआन शुरू हो गए। तो पोरीफेरा के बाद आपका सीलेंट्रेटा आता है, फाइलम सीलेंट्रेटा। फाइलम सीलेंट्रेटा से लेकर के कॉर्डेटा तक सब में टिश्यू या उससे ऊपर के लेवल, ऊपर का लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए जो है सीलेंट्रेटा से लेकर के कॉर्डेटा तक सारे के सारे एनिमल्स मेटाजोआ में आएंगे। यानी ऐसे एनिमल्स जिसमें टिश्यू का फॉर्मेशन शुरू हो गया या उससे आगे के लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे एनिमल्स को हम लोग मेटाजोआ में रखेंगे। मेटाजोआ में सीलेंट्रेटा से लेकर सारे कॉर्डेट्स आते हैं, यानी मैमल तक, आप, हम, हाथी, घोड़े, गाय, भैंस सब इसमें जो है मेटाजोआ में आएगा। अब हम तीसरे सब किंगडम को देख लेते हैं, मेटाजोआ। जैसे कि हम पहले बताए थे कि मेटाजोआ में सीलेंट्रेटा से लेकर कॉर्डेटा तक आते हैं। अब हम एक एक फाइलम को डिटेल में पढ़ लेते हैं। डिटेल इन द सेंस ये है कि उसके बारे में बेसिक आइडिया यहाँ लगा लेते हैं, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम इसके बाद एक एक को करके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा ऐसा ग्रुप है एनिमल का जहां से टिश्यू बनने शुरू हुई, यानी सीलेंट्रेट्स का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। सीलेंट्रेटा टर्म की ओरिजिन ग्रीक वर्ड कोइलास मींस कैविटी और एंट्रॉन मींस गट, यानी दो वर्ड से मिलकर हुई है, कोइलास और एंटेरॉन। कोइलास मींस कैविटी, स्पेस, और एंटेरॉन का मतलब है इंटेस्टाइन। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो बॉडी कैविटी है वही कैविटी इसके एलिमेंट्री कैनाल या गट या इंटेस्टाइन का काम करती है। इसलिए जो है इनको हम लोग सीलेंट्रेट्स में रखे हैं। आप सभी लोगों के दिमाग में हाइड्रा आ गया होगा, ओबेलिया आ गया होगा, आरेलिया आ गया होगा। हाइड्रा को अपने दिमाग में लाइए और उसके अंदर की कैविटी देखिए। एक ही कैविटी होती है जो कि गैस्ट्रोडर्म से घिरी हुई होती है, वही कैविटी इसके गट का काम करती है, और एक ही पोर होता है, वही पोर इसका माउथ होता है, और उसी से अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल ये निकालता है। इसलिए जो है उसको एनस कहते हैं। ट्रेटा को ल्यूकार्ट ने दिया है 1847 में। इसमें टोटल स्पीसीज 9000 के आसपास हैं। 9000 जातियां इसकी पाई जाती हैं, और इसमें इसके जो स्पीसीज हैं वो भी प्लांट लाइक होते हैं, पौधों के जैसे होते हैं, और जनरली फिक्स्ड होते हैं, और कुछ इसमें जो होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं। कहने का सेंस ये है कि इसमें दो फॉर्म होते हैं, एक पॉलीपॉइड फॉर्म होता है, एक मेडुसॉइड फॉर्म होता है। मेडुसॉइड फॉर्म जो होता है वो फ्री लिविंग होता है, यानी फ्री स्विमिंग होता है, और जो पॉलीपॉइड फॉर्म होता है वो फिक्स्ड होता है, प्लांट लाइक दिखाई पड़ता है। अब इसके जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो ओबेलिया, हाइड्रा, आरेलिया, फाइसेलिया, कोरेलियम जो कि रेड कोरल है, ये सब इसके कॉमन एग्जांपल है। चौथा फाइलम जो इसमें है वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में यहां पर ऑर्गन्स का बनना शुरू हुआ, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस टर्म सबसे पहले गॉगेनबर्ग ने 1859 में दिया था। गॉगेनबर्ग ने 1859 में प्लेटीहेल्मिन्थेस टर्म दिया था। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। प्लेटिस का मतलब होता है फ्लैट, और हेल्मिन्थ का मतलब होता है वर्म, यानी ऐसे वर्म जो चिपटे हों, चिपटे क्रीम जैसे एनिमल्स। इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस में वो सारे एनिमल्स आएंगे जो चिपटे होते हैं, क्रीम जैसे होते हैं, वो सारे प्लेटीहेल्मिन्थेस होंगे। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस की जो हम बात करें कि कितनी जातियां इसकी होती हैं, तो लगभग जो है 15,000 जातियां प्लेटीहेल्मिन्थेस के पूरे संसार में पाई जाती हैं। ये चिपटे होते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कॉमन एग्जांपल इसका टीनिया सोलियम, फैसियोला हिपैटिका, प्लेनेरिया, ये सब इसके कॉमन एग्जांपल हैं।
पांचवा फाइलम हमारा है एस्के हेलमिंथिस। एस्के हेलमिंथिस एक नया टर्म है, पहले लोग इसको भी प्लेटीहेलमिंथिस में रख देते थे, लेकिन बाद में जो है इसको ग्रोबेन ने 1910 में एस्के हेलमिंथिस को अलग ग्रुप में रखा। एस्किस का मतलब होता है कैविटी और हेलमिंथ्स का मतलब होता है वर्म, ऐसे वर्म जिनके बॉडी के अंदर कैविटी हो। अब हम आपको यहां पर एक बात और बता दें कि एस्के हेलमिंथिस ही वो एनिमल्स हैं जिनके बॉडी से सीलोम का बनना शुरू हुआ, यानी सीलोम का फॉर्मेशन एस्के हेलमिंथिस से शुरू हुआ है। प्लेटीहेलमिंथिस तक किसी भी तरह का कोई सीलोम नहीं था। इसीलिए जो एस्के हेलमिंथिस में सीलोम है वो ट्रू सीलोम नहीं है, यहां पर स्यूडो सीलोम होता है, यानी एस्के हेलमिंथिस जो होते हैं स्यूडो सीलोमेट होते हैं। एस्के हेलमिंथिस में लगभग 12,000 स्पीशीज पाई जाती हैं। इसमें सारे के सारे नेमेटोड्स आते हैं। छठवां जो ग्रुप है एनिमल किंगडम का, छठवां फाइलम है, यह है एनेलिडा। एनेलिडा टर्म की ओरिजिन लैटिन वर्ड से हुई है। लैटिन वर्ड एनिलस, एनिलस मींस लिटिल रिंग, यानी इसके मेंबर्स जो होंगे उनकी बॉडी छोटे छोटे रिंग से मिलकर बनी हुई होगी, छोटे छोटे छल्लों से मिलकर बनी हुई होगी। अपने दिमाग में कुछ एनिमल्स को ले लीजिए, जैसे कि अर्थवर्म, केचुआ। केचुए की बॉडी को देखें तो उसमें आपको दिखेगा कि छोटे छोटे छल्लों से इसकी बॉडी बनी हुई है। केचुआ हो गया, जोंक हो गई, नेरिस हो गया, ये सारे जानवर एनेलिडा में आते हैं। एनेलिडा टर्म लैमार्क ने 1809 में दिया था। इसका मतलब हुआ कि लिटिल रिंग बियरर एनिमल, यानी ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी छोटे छोटे छल्लों से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें लगभग 8,700 स्पीशीज रिपोर्ट किए गए हैं, अभी तक जानकारी में है। इसके जो मेंबर्स हैं वो आप अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया और नेरिस हो गया, यानी इसके भी मेंबर्स हर जगह लगभग पाए जाते हैं। जमीन पर भी पाए जाते हैं, जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, मैरीन फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। जिसका एग्जांपल आप लोग लीच जोंक आप लोग जान ही रहे हो, नेरिस आप जान ही रहे हैं, और अर्थवर्म यानी केंचुआ आप लोग जान ही रहे हैं। का जो है सातवां जो फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा टर्म ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है। आर्थ्रास का मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोडास का मतलब होता है फुट। ऐसे एनिमल्स जिनके पैर ज्वाइंटेड हों, जिनके पैर ज्वाइंटेड हों, जुड़े हुए हों। आप लोगों ने, सभी लोगों ने ग्रास हॉपर को बचपन में पकड़ा होगा। उसका पैर जब आप पकड़े होंगे तो पैर आपके हाथ में रह जाता है, ग्रास हॉपर उड़ के चला जाता है, यानी आसानी से उसका पैर टूट जाता है। तो आपको लगता है कि क्या, अरे ये तो इसका पैर जैसे जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारा अगर पैर कोई खींचे तो इतना आसानी से नहीं टूटता है। तो इसीलिए हम इनको जो है आर्थ्रोपोड्स में रखे हैं, यानी वो सारे एनिमल्स जिनके पैर, लेग्स ज्वाइंटेड हों, उनको हम लोग जो है आर्थ्रोपोड्स में रखेंगे। आर्थ्रोपोड टर्म जो है वॉन सीबोल्ड ने 1804 में दिया था। वॉन सीबोल्ड 1804 में इन्होंने आर्थ्रोपोड टर्म को बताया था। टोटल स्पीसीज इसके लगभग 8 लाख हैं। 8 लाख स्पीसीज इसके पूरे संसार में पाए जाते हैं। अब आप 8 लाख से समझ में गए होंगे कि मैंने टोटल जो पूरे एनिमल किंगडम के एनिमल्स की बात हमने की थी वो 10 लाख की बात की थी। यहां पर टोटल स्पीसीज आपके 8 लाख हैं, जो पूरे एनिमल किंगडम के लगभग 80% हैं। यही कारण है कि हम जिधर भी नजर दौड़ाएं उधर हमें आर्थ्रोपोड्स ही नजर आ जाते हैं। चींटी भी आर्थ्रोपोड्स है, टिड्डी भी आर्थ्रोपोड्स है, मच्छर भी आर्थ्रोपोड्स है, काकरोच भी आर्थ्रोपोड्स है। जिधर नजर दौड़ाइए आप उधर आपको आर्थ्रोपोड्स ही नजर आ जाते हैं। इसमें बेनिफिशियल आर्थ्रोपोड्स भी होते हैं, हार्मफुल आर्थ्रोपोड्स भी होते हैं। बेनिफिशियल आर्थ्रोपोड्स, मधुमक्खी भी आर्थ्रोपोड है जो आपको शहद देती है। सिल्क वर्म भी आर्थ्रोपोड है जो आपको रेशम देता है। लैक इंसेक्ट टाइकार्डिया भी आर्थ्रोपोड है जो आपको लाख देता है। तो बेनिफिशियल इंसेक्ट भी है, हार्मफुल इंसेक्ट भी है। हार्मफुल इंसेक्ट में आपका जो है हाउस फ्लाई हो गया, आपका मॉस्किटो हो गया, ये सब हमें नुकसान पहुंचाते हैं। यानी आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जानवर हैं, लगभग 80%।
अब आपका जो है आठवां जो फाइलम है वो है मोलस्का। मोलस्का टर्म लैटिन वर्ड का ओरिजिनेटेड फॉर्म है। लैटिन वर्ड मॉलिस जिसका मतलब होता है सॉफ्ट, मॉलिस यानी सॉफ्ट, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, यानी ऐसे जानवर जिनकी बॉडी सॉफ्ट हो, ऐसे जानवर जिनकी बॉडी सॉफ्ट हो उनको मोलस्का में रखेंगे। अब आप तो मोलस्कन के एग्जाम्पल जान ही रहे होगे। मोलस्कन का एग्जाम्पल पाइला जिसको घोंघा कहते हैं, यूनियो जिसको सीप कहते हैं, शंख आप लोगों ने देखा होगा, इसी तरह से माइटिलस आपने देखा होगा। बहुत सारे जानवर आप मोलस्कन के जानते हो। तो तुरंत आपके दिमाग में बात आ गई कि साहब आप बता रहे हो कि मोलस्कन सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, हमने पाइला देखा बड़ा हार्ड हार्ड होता है, यूनियो देखा बड़ा हार्ड हार्ड होता है। तो एक्चुअल में जो उसका हार्ड पार्ट है वो उसका शेल है, उसका कवच है, उसका घर है। एक्चुअल की बॉडी उस कवच के अंदर होती है, चाहे वो शंख हो या पाइला हो या यूनियो। आर्थ्रोपोड्स भी, मोलस्कन भी आपके जो है हर जगह पाए जाते हैं। आपके अर्थ पर भी, जमीन पर भी पाया जाता है, पानी में भी पाया जाता है। मोलस्कन टर्म लिनियस ने दिया था 1758 में, और टोटल स्पेसीज लगभग 80,000 जानकारी में हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 1 लाख जातियां जो है लिविंग होगी मोलस्कन की, क्योंकि जो है बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो समुद्र की गहराइयों में पाए जा रहे हैं, अभी उनकी खोज हम लोग नहीं कर पाए हैं। तो ये माना जा रहा है लगभग 1 लाख जातियां इसकी लिविंग होगी और लगभग 35,000 स्पेसीज इसकी फॉसिल हो चुकी है। यानी आप ये देखें यहां पर, तो आर्थ्रोपोड के बाद सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आपका मोलस्का है। मोलस्कन आपके सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें ज्यादा मेंबर पाए जाते हैं, लगभग 1 लाख जातियां हैं। और एक बात ये भी जान लीजिए, जो मोती है वो हमें इन्हीं मोलस्कन से मिलता है। अब आपका 9वां जो फाइलम है वो इकाइनोडर्मेटा है। इकाइनोडर्मेटा भी ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। इकाइनोस का मतलब हे भाग होता है, जिसको हम लोग शाही कहते हैं, जिसकी बॉडी कटीली होती है। तो दूसरे सेंस में हम कहें इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी यानी कटीला, और डर्मा का मतलब होता है स्किन, यानी ऐसे एनिमल्स जिसकी स्किन स्पाइनी हो वो एनिमल्स इकाइनोडर्म्स होंगे। अब इकाइनोडर्म्स टर्म जो है दिया था जैकब क्लीन ने 1734 में। इकाइनोडर्म टर्म जैकब क्लीन ने 1734 में दिया था। टोटल स्पीसीज 5300 स्पीसीज इसकी जानकारी में है। एक खास बात और यहां पर आपको बता दे रहे हैं कि इकाइनोडर्म्स ऐसे जानवर हैं जो केवल मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में कोई भी एनिमल इसका नहीं पाया जाता है। और जैसे आपने पोरीफेरा में देखा था कि उनको पानी के बाहर नहीं रखा जा सकता है, वैसे इकाइनोडर्म्स को भी पानी के बाहर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इनकी बॉडी की सारी एक्टिविटीज वाटर वेस्कुलर सिस्टम से होता है, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम में पानी जाता है और पानी आता है, तो इसकी बॉडी की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। इकाइनोडर्म्स के जो कॉमन एग्जांपल है, स्टारफिश हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तारा मछली वो इकाइनोडर्म्स का है, होलोथीरिया इकाइनोडर्म्स का है। बहुत सारे जानवर इकाइनोडर्म्स के हैं जो मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारा जो 10वां फाइलम है, जो कि आपका मेटाजोआ है, जिसको हम लोग कॉर्डेटा कहते हैं। कॉर्डेटा में वो सारे जानवर आएंगे जिनमें नोटोकार्ड पाया जाता है। अब नोटोकार्ड में जिसमें पाया जाता है वो प्रोटोकार्डेटा से लेकर मैमन तक है, यानी हर्डमानिया, एम्फियोक्सस, आपका बैलेनोग्लॉसस, ये सब आपके प्रोटोकार्डेट्स में आएंगे। और दूसरा जो ग्रुप है वो आपका वर्टिब्रेट है, जिसमें पाइसेस यानी मछलियां, एम्फीबियंस मेढक, रेप्टाइल्स सांप छिपकली, बर्ड्स जिसमें चिड़िया, और मैमन जिसमें कि सारे स्तनी वर्ग के प्राणी यानी हम लोग भी उसी में आते हैं। अब आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, एक एक ग्रुप करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे, यानी प्रोटोजोआ से लेकर हम लोग जो है कॉर्डेटा तक एक एक ग्रुप को डिटेल में पढ़ेंगे। और वहां पर आगे हम लोग और भी टर्म्स जानेंगे, जैसे वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स क्या,
कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट में फर्क क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या फर्क होता है, ये सारे टर्म्स हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। यहां पर आप लोगों ने एक बेसिक आइडिया समझ लिया, एक बेसिक बात आपके समझ में आ गई कि एनिमल्स को कितने फाइलम में डिवाइड किया गया है। अब इन फाइलम्स को हम लोग डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे।